बहुत बढ़िया प्रोग्राम। अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अब मैं आ गया हूं। आप सब थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ। ये बंद कर दो यार। हाँ, मैं इधर पसीने मरूर, आप हवा खाओ। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप आनंद के मूड में आ जाओ। किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। मैं आपकी महफिल को स्वर्ग बनाने की कोशिश करता हूं। ये विधायक साहब के बॉडीगार्ड दिख रहे हैं मेरे को? अच्छा, पटेल तो मेरे को तू ही लग रहा है यहाँ का। अरे बढ़िया करना पड़ता है। रात के 12:30 बज गए। अब मेरे को जैन साहब ने 5 तारीख को बुलाया था और 6 तारीख हो गई। एक दिन के पेमेंट में 2-2 प्रोग्राम। आप आनंद के मूड में आ जाओ। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए। मैं कोई पाकिस्तान वाकिस्तान और सिंदूर की ताकत और कमजोरी कोई बात नहीं करूंगा। पाकिस्तान की मैं इतनी टेंशन पालता ही नहीं। मैंने तो भाई साहब मेरे कुत्ते का नाम पाकिस्तान धर रखा है। जब भी मन में आती है उसी के 2 लात देता हूं, मस्त रहता हूं। कौन टेंशन पाले? उधर पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करता है, इधर मैं अपने कुत्ते का रावलपिंडी लाल कर देता हूं। अरे बढ़िया तो अब आएगा। बैठो। ओ भाई, ये ठंड के ये गर्मी में टोपा कौन लगाता है रे? तू यहीं का है कि कहीं से आया? हरियाणा से आया जब भी तो इसने लगा रखा है। नहीं, और हरा ही पहन रखा है। देखो, अरे मेरी बात सुनो। मेरी लुगाई का फोन है वो, और मैंने उसका भी काट दिया। अभी पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है। फिर उसके बाद वो भी सॉफ्ट हो जाती है। ओ भैया, ये जो तुम कर रहे हो करो, लेकिन क्या फायदा होएगा? अब तू मेरी फोटो खींचेगा, फिर फेसबुक पे डालेगा, फिर तेरी गर्लफ्रेंड मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी, तो नुकसान तेरा ही होगा। और ये जो भैया आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, ये जमाना गया। अब हम पुरुष तो कम करते हैं यूज, ये लड़कियां ज्यादा करती। अब इन लड़कियों को फोटो खींचना हो, आप ढंग से देखना। सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। क्या ऑब्जर्वेशन है भाई। और मैं जिंदगी में सब करता हूं भाई साहब, लेकिन मैं बीड़ी पीने वालों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कहता है, देख अग्नि हाथ में, झूठ ना बोल रो। वहां भी धर्म ढूंढ लेता है। वो अंग्रेज मिल गया मेरे को। हाँ, लाओ लाओ लाओ। अरे तो तुम ही ले आते। अध्यक्ष जी आए हैं। आप अध्यक्ष जी आएंगे? अध्यक्ष जी ने ये अंग्रेजी वाली बात पे आपको बोला है।
अब बोला ही है, व्यवस्था क्यों नहीं करी? और सुनो, महेंद्र भाई साहब को रोको, वो व्यवस्थापन निकल गया। मेरे भाई, जब कोरोना काल में इस देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई थी, जब कोरोना काल में इस देश की अर्थव्यवस्था को न बीजेपी ऊपर उठा सकी, न कांग्रेस ऊपर उठा सकी, न राहुल गांधी ऊपर उठा सके, न मोदी जी ऊपर उठा सके, तब देश की सरकार ने न सबसे पहले मंदिर खोला, न मस्जिद खोली, न गिरजाघर खोले, न गुरुद्वारे खोले। हिंदुस्तान की सरकार को केवल एक ही कौम पर भरोसा था, और देश की सरकार ने खोले तो सबसे पहले दारू के ठेके खोले, और पीपी के बेवड़ों ने अर्थव्यवस्था को इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया, वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत सारे तो अर्थव्यवस्था ऊपर उठाने के चक्कर में खुद ऊपर उठ गए। वो एक आ गया मेरे पास, बोला गुरुजी ज्ञान दो। अरे मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए तेरे को? बोला ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई जिंदगी भर मेरी गुलाम बन के रहे। अरे मैंने कहा ऐसा ज्ञान तो मेरे खुद के पास ही नहीं है, तेरे को कहां से दूं? अरे बोले आप तो इतने बड़े कवि हो, इतने बड़े कलाकार हो, आप तो दे ही सकते हो ज्ञान। तो मैंने कहा ले जा ज्ञान। मैंने कहा तेरी शादी हो गई? बोला नहीं भाई साहब, अगले महीने मेरी शादी है, ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई गुलाम बन के रहे। मैंने कहा तू पीता है लिटिल लिटिल? बोला नहीं भाई साहब, मैं तो बड़ा सात्विक आदमी हूं, हाथ भी नहीं लगाता। तो मैंने कहा हो गया काम। बोला क्या करना है? मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, शादी के पहले ही दिन तेरी लुगाई के पास एक दारू की बोतल ले जाके रख देना, तो तेरी लुगाई देखते ही कहेगी ये कैसा बेवड़ा पति मिल गया मेरे को, शादी के पहले ही दिन दारू की बोतल लेके आ गया। उसी के सामने दीवार पे फेंक के फोड़ देना और कह देना आज से तेरे प्यार में बंद। तेरी लुगाई जब तेरा इतना बड़ा त्याग और बलिदान देखेगी तो जिंदगी भर तेरी गुलाम बन के रहेगी। उसने वैसा ही किया, शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास दारू की बोतल ले जाके रखी। उसकी लुगाई देख के ही बोली ठीक है बनाओ, लेकिन मेरे पेग में सोडा मत डालना। अरे गजब करना पड़ता है भाई साहब, रात के 12:30 बजे गजब नहीं करे तो फिर करे क्या? और ये बिना बात परेशान हो रहे, बोले विकास नहीं हो रहा, तरक्की नहीं हो रही। सुमित भाई, अब तो ये सुमित तोरछा, इसने पूरे आपके एरिया का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया, अमेरिका में भी रोशन किया, बहुत जगह रोशन किया। और ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि इसने कहा था बोल देना, जो मैंने कहा बोल देते हैं यार। अरे राम। हाँ, कल आजाद जी ने बुलाया मेरे को, तो कल इनके बारे में बोलूंगा। तो बिना बात विधायक साहब सब परेशान हो रहे, और आप मेरे को सुन रहे हो ना, अब आप मंत्री भी बनोगे। बहुत अच्छे। और हालांकि नहीं सुनते तो मंत्री फिर भी बन सकते थे, उसमें कोई खास बात थोड़ी है। भाई तेरे को ये दाढ़ी का तो एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता होगा ना। दो पंचायतों के विकास की राशि तो इसकी दाढ़ी पे खर्च हो रही है। पानी तो मेरे को चाहिए होगी तो मैं मांगूंगा ना, तू पहले व्यवस्था कर जा। यहां बैठ, बिना बात परेशान हो रहे विधायक साहब। अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, अब तो हमने चांद पे तिरंगा गाड़ दिया। अब तो पाकिस्तान वाले भी फक्र से कह सकते हैं कि चांद हमारे बाप का है। जिंदाबाद भाई साहब, बाबा बाबा। अरे जिंदाबाद तो अब आएगा।
हालांकि हम ऐसे ही नहीं पहुंचे चांद पे, इसके लिए सर हमने ट्राई किया था कविता जी, इसके लिए हमने मेहनत की थी। इसके पहले भी हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए थे, तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चंद्रयान पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है, वो भी ऐसे ही चप्पलें ढूंढता है। मिल गई कि दूसरे के पेन के रिसक रहा है। मैं भी, मेरी कोई ले जाता है तो मैं भी किसी की पेन के ही जाता हूं। उबाने पांव कौन जाए यार। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है, वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है। और जो चौथा है वो मैं केवल 5वीं पास हूं। और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। मैं कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी हूं जैन साहब। मैंने लाफ्टर चैलेंज में जिसको हराया उनमें से एक तो पंजाब का मुख्यमंत्री है। बहुत अच्छे। ये बोल रहे चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए। अब मैं आपको बताऊं भाई साहब, मैं लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। अब ये जो जोर जोर से बोल रहे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ निवाड़ी वालों, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और एक बार में ही बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। ट्राई तो करो भाई, कोशिश करनी पड़ती है। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। अब जैसे आप जो सोफे पे बैठे हो, आप तो पढ़े लिखे ही होंगे भाई। स्टेज पे बैठे हो, बेचारे कवियों को भी एक साथ नहीं बैठने दिया, एक उधर घुस रहा, एक दूसरे कोने में ठुस रहा। लेकिन ज्यादा आपने भी पढ़ लिख के कोई 3 नहीं मान लिया, क्योंकि सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो। याकूब मेनन को फांसी हुई तो रात के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए 300 लोग चले गए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने, बोले इसको फांसी मत दो, ऐसे ही गए जैसे ये जा रहा है। जब उसकी फांसी हुई तो इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जो फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। यह बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? ये देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? सब अदर झूल में चल रहा। 4 पंक्तियां इस मंच पे पढ़ता हूं कि क्या होता है एक कवि, और मैं आप सबकी तालियां चाहता हूं। एक परिचय देता हूं कि वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में।
वो पृथ्वी में गगन में, वो है आग में समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में पिनाक में, त्रिशूल में तुणीर में, वो छंद में रुबाई में, वो सूर में कबीर में। और लगे आपको कि मैंने कोई ढंग की बात कही है तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर, पहले रुको सुनो बाद में। ऐसा कौन करता है, सुनाई नीर पहले ही यूं। इसीलिए तो देश पीछे। वो पृथ्वी में गगन में, वो है आग में समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में पिनाक में, त्रिशूल में तुणीर में, वो छंद में रुबाई में, वो सूर में कबीर में, सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। बीच बीच में क्या है, ऐसी ज्ञान की बात भी करनी पड़ती है, नहीं तो क्या है फिर ये दूसरे कवि बोलते हैं यार ये तो हंसा के चल जाता है बस, तो क्या सेटअप जमाना पड़ता है। वो अंग्रेज मिल गया मेरे को, अंग्रेज बोला तेरे को इंग्लिश आती है? अरे मैंने कहा आती है नहीं आती तू पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, उधर जो वो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा 1.5 छाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब ये वाली मेरे को नहीं है, लेकिन मैं भी इंटेलिजेंट आदमी, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। बहुत अच्छे। दिमाग होना चाहिए। मैं तो एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। बोला किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा एक थैला लेके आया हूँ इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फिर ये बीनती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला अब ये किस में लेके जाएगा? मैंने कहा कर दे इसी में मिक्स, लुगाई करती रहेगी अलग अलग, तेरे को कई बात की टेंशन है। अब उसने तीनों एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापस पकड़, अपने को कई बात की टेंशन है यार। अद्भुत हो यार भैया आप। अरे मैं अद्भुत नहीं हूं, अद्भुत मेरे पिताजी हैं। हम क्या है, हम 4 भाई हैं। हाँ। तो मेरे पिताजी क्या है, कभी भी एक भाई के पास नहीं टिकते। इसलिए नहीं टिकते क्योंकि चारों की शादी हो गई, तो लुगाइयां नहीं टिकने देती। तो वो कभी क्या है, मेरे बड़े भाई के पास रहते हैं 2 महीने, 2 महीने फिर दूसरे के पास रहते हैं, 2 महीने तीसरे के पास रहते हैं, फिर मेरे पास भी रहते हैं 1-2 महीने, क्योंकि मैं खुद भी तो नहीं रहता ना। फिर पिताजी मेरे हैं तो कभी कभी दूसरों के घर पे भी रह लेते हैं। ऐसे ही हम राजस्थान वाले भी क्या है कि पिताजी है चुनाव के मामले में, हम क्या है 5 महीने तो कांग्रेस के पास रहते हैं, 5 महीने बीजेपी के पास रहते हैं, 5 महीने फिर कांग्रेस के पास रहते हैं, पर परमानेंट किसी के पास नहीं रहते। और तब तक नहीं रहेंगे जब तक हमें कोई योगी आदित्यनाथ नहीं मिल जाता। वरना मैं आपको बताऊं भाई साहब, जब मैं मोदी जी को सुनता हूं तो मैं बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित होता हूं। फिर मैं राहुल जी को सुनता हूं तो मैं बीजेपी को वोट देने के लिए मजबूर हो जाता हूं। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे, मोदी जी ऐसा नहीं करते।
मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं, सारे एक बार में दुल्हा लाते हैं, बार बार का टंटाई कौन पाले। अच्छा, जब अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने तो एक कांग्रेस वाले कहते थे, बोले ये अटल जी तो बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, ये बीजेपी वालों को देश चलाना ही नहीं आता, ये अटल जी तो बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है। फिर अटल जी की उन्होंने 13 दिन में सरकार गिरा दी, फिर अटल जी पीछे हटे तो अडवाणी जी मुख्य धारा में आए। तो अडवाणी जी ने क्या करा, अडवाणी जी ने पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दी। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी पे ही चढ़ गए। तो अडवाणी जी भी पीछे हटे, तो ये बोले कि अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे, अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। फिर अडवाणी जी भी पीछे हटे, फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं रे कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया उस दिन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। अच्छा, मेरे साथ तो ऐसी ऐसी टेंशन हो जाती है। अभी पिछले दिनों मेरे को दिल्ली से मथुरा जाना था, तो मैं दिल्ली से मथुरा जाने के लिए ट्रेन में बैठा। अब आप जानते हो सबसे ज्यादा रिश्तेदारी अगर कहीं होती है तो ट्रेन में ही होती है। बहुत सारे आ जाते हैं, बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हो। अब मैं जैसे ही ट्रेन में बैठा तो बहुत सारे आ गए मेरे पास, मैं थोड़ा फेमस भी हूं ना। बोलो भाई साहब कहाँ जा रहे हो। अरे मैंने कहा मथुरा जा रहा हूं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बोला बहुत अच्छे, लेकिन एक दिक्कत होगी। मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई। बोला भाई साहब आप गलत ट्रेन में बैठ गए, ये राजधानी एक्सप्रेस है, ये मथुरा में रुकती ही नहीं है, इसका स्टॉप ही नहीं है मथुरा में। तो मैंने कहा कहाँ रुकती है। बोला अब ये सवाई माधोपुर में रुकेगी, अब आपको वहां से दूसरी ट्रेन में बैठ के वापिस आना पड़ेगा। तो इतने में एक दूसरा ज्ञानी आ गया। अरे बोला भाई साहब इनकी बात में मत आओ, अभी क्या है ये ट्रेन नहीं रुकती मथुरा में, लेकिन अभी क्या है मोदी जी ने रेलवे का काम छेड़ रखा है, तो ये ट्रेन मथुरा में नहीं रुकती, लेकिन ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जैसे ही ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो तो आप एक काम करना, एक पांव बाहर निकालना और फिर कूदना, और कूदने के बाद थोड़ी स्पीड मेंटेन रखना। तो स्पीड मेंटेन रखोगे तो आप उतर जाओगे, आपकी चोट वोट नहीं लगेगी। अब जैसे ही मथुरा का स्टेशन आया तो 10-15 आगे मेरे को उतारने के लिए बोले भाई साहब कूदो। अब मैं कूदा, कूदने के बाद मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा फास्ट होगी, इतनी फास्ट हो गई कि मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को डिब्बे के अंदर खींच लिया। और ये तो कुछ भी नहीं हो, खींच गई हूं और बोले भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है, वरना ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती भी नहीं है। चोट हो गई गुरु। अरे चोट तो तब हुई, एक यहाँ का बैठा था निवाड़ी का, उसमें जैसे ही मैं दूसरे डिब्बे में चढ़ा उसने मेरा लगेज बाहर फेंक दिया। देखो मैं क्या है भाई साहब, मैं 3 बार वायरल हुआ। अच्छा, हाँ मैं बता देता हूं क्योंकि दूसरे नहीं बताते। पहली बार में वायरल हुआ जब मैंने लाफ्टर चैलेंज में सुनाया था, हिंदुस्तान की प्रख्यात अभिनेत्री है, प्रातः स्मरणीय चारु स्मिता प्रतक्षणम रक्षम ददामी वस्त्रम समर्प्यामी वस्त्र विहारिणी डील उघाड़नी न्यून वस्त्र धारणी आदरणीय मल्लिका शेरावत। हाँ अच्छा सुना था क्या आप? तो आप तो पुराने आदमी हो नहीं। ये धीरू भाई साहब ने सब लाइव देख रखा है। फिर मैं दूसरी बार फिर वायरल हुआ जब मैंने एक कविता लिखी,
और सब बीजेपी वालों के मोबाइल में थी। हमने रेशम के कच्चे धागे बनाए थे खूनी पंजों को जकड़ने में, हमने 16 साल लगा दिए दाऊद अब्राहम को जिंदा पकड़ने में। इसलिए इन नरभक्षी भेड़ियों की तरफ खूंखार शेरों को आगे बढ़ जाने दो, सीमा के आतंकी अड्डों तक सेना चढ़ जाने दो। जरूरत पड़े तो सेना की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में अटका देना, और 24 घंटे बाद दाऊद अब्राहम जिंदा बच जाए तो बदले में मुझे फांसी पे लटका देना। अरे बात कुछ भी नहीं है, वो तो नहीं लटका फांसी पे। लोग मेरे से कह रहे तू कब लटक जाएगा। वायरल तो हो गया, लेकिन वायरल तो हो गए। वायरल हुआ ना, मेरे थोड़ी हुआ, मैं हुआ। फिर तीसरी बार मैं कपिल शर्मा के शो में गया तो मैंने ऐसे कह दिया, बोला हम कभी 50% पागल होते हैं। तो बोला कि नहीं तुम तो 100% हो। मैंने कहा 100% तो वो होता है जो हमको बुलाता है। लेकिन एक बात बताता हूं मैं आपको इस मंच पे, ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता, और ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं है। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर अमीरों का है। अभी देश में क्या चल रहा, अभी महाराष्ट्र में कह रहे, बोले कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। एक मारवाड़ी बच्चे को वहां पर इसलिए पीटा गया कि उसको मराठी नहीं आती थी। एक बिहारी को कूट दिया, बोला मराठी बोलनी ही पड़ेगी। मैं आपको एक बात बताता हूं, निवाड़ी के मंच पर विधायक साहब, एक बार एक जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होके शेर के पास चले गए और शेर से बोले जाके, राजा जी ये जंगल में सियार बहुत हू हू करते हैं, आप एक काम करो इनको जेल में डालो। सुनना नया, बोले सियार बहुत हू हू करते हैं, आप एक काम करो इनको जेल में डालो। तो शेर बोला जी सियार हू नहीं करेगा तो क्या करेगा? बोला भाई साहब नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। तो शेर ने सियारों को जेल में डाल दिया। 4-5 दिन बाद फिर पहुंच गए, बोला भाई साहब इस जंगल में बहुत गधे भी ढेचू ढेचू करते हैं, इनको भी जेल में डालो। हालांकि जंगल में गधे नहीं होते हैं, लेकिन जब विधानसभाओं में हो जाते हैं, और दिल्ली की में तो ज्यादा ही बैठे, उन्होंने ऐसे ऐसे घोटाले करे। बोला जंगल में भाई साहब गधे भी ढेचू ढेचू करते हैं, आप एक काम करो इनको भी जेल में डालो। अरे बोला गधा ढेचू ढेचू नहीं करेगा तो क्या करेगा? बोला सर नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। शेर ने गधों को भी जेल में डाल दिया। 4-5 दिन बाद फिर चले गए, बोला भाई साहब ये जंगल में कौवे भी बहुत काऊ काऊ करते हैं, इनको भी जेल में डालो। शेर बोला जी कौवा काऊ काऊ नहीं करेगा तो क्या करेगा? बोला सर नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। अरे बोला कौवा आसमान में उड़ता है, मैं जमीन पे चलता हूं, उसको मैं कैसे पकड़ के ला सकता हूं, उसको कैसे जेल में डाल सकता हूं? तो सारे जानवर इकट्ठा होके बोले राजा जी अगर जेल में नहीं डाल सकते तो इस्तीफा दो। तो शेर ने इस्तीफा दे दिया। अगले दिन फिर कुत्ते को राजा बनाया गया। ध्यान रखना मेरी बात, जिस दिन भी शेर इस्तीफा देगा कोई न कोई कुत्ता ही राज करेगा। शेर ने इस्तीफा दे दिया, कुत्ते को राजा बनाया गया। कुत्ता जैसे ही राजा बनाया तो उसने जाते ही घोषणा कर दी, दाढ़ी वाले भाई साहब तुम भी राजा बनने जा रहे हो क्या? कुत्ता जैसे ही राजा बना तो उसने घोषणा कर दी, आज से न जंगल में कोई ढेचू ढेचू करेगा, ना आज से जंगल में कोई हू हू करेगा, ना आज से कोई जंगल में काऊ काऊ करेगा। जिसको भी जंगल में रहना है केवल भों भों करनी पड़ेगी।
और कोई भी भाषा इस जंगल में नहीं चलेगी। तो जानवर बोले जी हम भोभो कैसे कर सकते हैं? तो राजा बोला, कुत्ता जो राजा बन गया था, बोलो नहीं कर सकते हो तो जाओ जंगल छोड़ के दूसरे जंगल में जाओ। सारे जानवर दूसरे जंगल में शिफ्ट हो गए। अब कुत्ता अकेला ही भोभो करता, अकेला ही भोभो सुनता, अकेला ही भोभो करता, अकेला ही भोभो सुनता। इसलिए कहता हूं भाई साहब, जिसको भोभो करनी आती है उसको भोभो करने दीजिए, जिसको ढेचू ढेचू आता है उसको ढेचू ढेचू करने दीजिए, जिसको मराठी आती है उसको मराठी बोलने दीजिए, जिसको बिहारी आती है उसको बिहारी बोलने दीजिए। क्योंकि भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती, भाषा हमेशा संवाद का विषय होती है। और इतनी दिक्कत है आपको हिंदी से, तो बंद करो इस फिल्म इंडस्ट्री को, इसको यहां निवाड़ी में शिफ्ट करो। जब मुंबई में कसाब ने हमला किया था तो महाराष्ट्र के विजय सालस्कर भी शहीद हुए थे, तुकाराम उम्बले ने भी अपने प्राण गंवाए थे। लेकिन केरल का एक बेटा संदीप उन्नी कृष्णन भी शहीद हुआ था, और उत्तराखंड का गजेंद्र सिंह बिष्ट ने भी अपनी छाती में गोली खाई थी। ये देश मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र से नहीं, 150 करोड़ लोगों की शक्ति से चलता है। 28 राज्य हैं हमारे, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तब जाके पूरा हिंदुस्तान होता है। ये लोग हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो राहुल गांधी वो जोड़ने की कोशिश कर रहा। और मैंने कहा भाई साहब आप ये देश जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तो बोले कर रहे हैं जोड़ने की कोशिश। मैंने कहा फिर तोड़ा क्यों था तुमने? खुद ही तोड़ रहे और खुद ही जोड़ रहे। हाँ, एक बार बता, तू खुद ही गड्ढा खोदेगा तो फिर गड्ढे में वही फंसेगा ना यार। अच्छा, हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है। अब वो एक दिन मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या हो गया? बोला भाई साहब गजब हो गया। मैंने कहा क्या गजब हो गया? बोला भाई साहब अभी नई मूवी देख के आ रहा हूं, अजय देवगन की रेड 2। मैंने कहा तो? बोला आप बोलो तो आपको ये स्टोरी सुनाओ। अब उसने मेरे को स्टोरी सुनाई, 3 दिन तक तो उसका इंटरवल ही नहीं आया। हाँ? अच्छा, एक दिन वो एक दुकान पे चल गया, उसने दुकानदार से जाके कहा, बोला भाई साहब कोई काम धंधा हो तो बताओ। दुकानदार ने उससे कहा यार एक काम करिए, 10 महाभारत है, जा इनको बेच के आ। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब ये कम क्यों दे रहे हो, थोड़ी ग्रोथ बढ़ाओ। दुकानदार ने उसको 20 महाभारत दी, फिर आधे घंटे में बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब ये इतनी कम से मेरा पड़ता नहीं आ रहा, आप तो एक काम करो, एक बार में ही थोड़ी ज्यादा दो। तो दुकानदार ने उसको अब की बार 500 महाभारत दी। फिर वो 2 घंटे में फिर बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोले 500 महाभारत बेचने में आदमी को पूरी जिंदगी लग जाती है, तू जाता है घंटे 2 घंटे में कैसे बेच के आता है? तो बोला भाई साहब इसमें करना क्या है, घर घर जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं और कहता हूं कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाऊं। बहुत अच्छे। एक दिन फिर आ गया मेरे पास, बोला भाई साहब मैंने छोड़ दी महाभारत, रामायण, कुरान सब बेचना बंद। मैंने कहा अब क्या करेगा तू? बोला भाई साहब अब तो मेरी नई नौकरी लग गई। मैंने कहा नई नौकरी किस में लग गई तेरी? बोला भाई साहब नई नौकरी मेरी रेलवे में लग गई।
मैंने कहा रेलवे में किस चीज की नौकरी लगी रे तेरी? बोला भाई साहब रेलवे में मेरी ये अनाउंसमेंट करने की नौकरी लगी। अद्भुत आ रहा है, आनंद आ रहा है। अब उसने अनाउंसमेंट किया, बोला रे 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 राजधानी ये एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, वापिस गई। यार थोड़े दिन बाद उसने अपने 20 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला जिसमें लिफ्ट नहीं थी। अब पहले ही दिन इनॉग्रेशन करने के लिए जाना। अब जैसे ही उनने गाड़ी पार्क करी तो बोला ऊपर बाद में चलेंगे, पहले मेरी बात सुनो। अरे बोले तू बहुत देर लगाएगा यार बोलने में, 20 फ्लोर चढ़ने हैं, लिफ्ट भी नहीं है। तो 2-3 फ्लोर चढ़ गए। वो फिर बोला रस सुनो, अरे बाद में बोलना। 4-5 फ्लोर चढ़ गए, फिर बोला रस बाद में बोलना। 10 फ्लोर चढ़ गया, रस कर लिया, अरे बोला बाद में बोलना। 20 फ्लोर चढ़ गए, फिर सबने हाँफते हाँफते पूछा, बोला भाई बता क्या बोल रहा था? बोला मैं तो ये बोल रहा था कि ऑफिस के ताले की चाबी तो नीचे कार में ही रह गई। ऑफिस की चाबी लेने जा रहा है भाई। ज्यादा क्या है कि भरोसा नहीं करना चाहिए। दिल्ली में एक नेताजी ने कहा, बोला दिल्ली में एक गरीब आदमी 5 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता है। ये बात सुन के फिर मैं दिल्ली गया। भाई साहब 20 रुपए तो निजामुद्दीन स्टेशन पे मेरे पेट खाली करने के लग गए। कोई मतलब नहीं है कि बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला। और मुझ पर बना के फिल्म पा गए वो पद्मश्री, पर मुझे मेरी फसल का भी दाम ना मिला। और किसको मिलता है पद्मश्री? 2 ठुमके लगाते ही विद्या बालन को पद्मश्री का पुरस्कार मिल जाता है। वो करीना कपूर जो कहती है कि मूर्ख है हिंदुस्तान की औरतें, जो करवा चौथ का व्रत रखती है, उसको पद्मश्री का पुरस्कार मिलता है। लेकिन माफ करना, ये करीना कपूर, ये विद्या बालन, ये प्रियंका चोपड़ा, ये आलिया भट्ट, ये हमारी नायिका नहीं है। हमारी नायिका अगर कोई है तो वो झांसी की रानी है, जो अपने दूध पीते बच्चे को कमर पर बांधकर युद्ध के मैदान में उतर जाती है। और ये विमल बेचने वाला अजय देवगन भी हमारा हीरो नहीं है। भाई ये देश के 3 हीरो तो गुटखा बेच रहे। वो जैकी श्रॉफ का बच्चा और आ गया। आप तो बोला खाओ गुटखा, दाने दाने में केसर का दम। केसर का तो नहीं है पर कैंसर का दम। भाई वो गुटखा बेच रहे जिनके बुर्ज खलीफा में फ्लैट है। भाई ये हेमंत पांडे बेच ले तो समझ में भी आता है कि नहीं भाई, रोज रात को रो फिर के कवि सम्मेलन से पैसे कमावे तो बेच लो। वो गुटखा बेच रहे जिनके पैसे की कोई कमी नहीं है, यश की कोई कमी नहीं है, जिसको भगवान ने खूब दिया है। तो अपने स्वार्थ के लिए गुटखा बेचने वाले हमारे हीरो नहीं हो सकते। हमारा हीरो अगर कोई है तो या तो खेत में खड़ा हुआ किसान है या फिर सीमा पर डटा हुआ जवान है। जिंदाबाद सुरेश अलवेला भैया, वाह 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 वाह। तो एक कविता में हिंदुस्तान के जवानों पे आपको सुनाना चाहता हूं। स्वागत है भैया, जिंदाबाद। कि उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का। लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, ये जारा गुदवाने इधर आ रहे हो जा रहा है। वो तो पैदा ही गलत हो गया। नहीं भाई, जाने दो। दुनिया में जो भी पैदा हुआ है ना, वो कोई ना कोई काम करने के लिए पैदा हुआ है। जैसे राहुल गांधी पैदा हुए हैं तो तुम बीजेपी वालों को जिताने के लिए पैदा हुए हैं।
लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है। और ये भाई साहब जा रहे हैं, जाओ। लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है। और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ। वो इजराइल इतना सा देश है, इतना सा नहीं है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, पर यूं छोटा सा है। वो इजराइल रोज एटम बम फोड़ रहा है और ये हमको दिल्ली में सूतड़ी बम नहीं फोड़ने दे रहे। ये क्या है, एक बार एक बस में 5000 नेता बैठ के जा रहे थे। 5000 एक बस में? ज्यादा हो गया। हाँ। आप बोलो मैं 4990 को अभी नीचे उतार दूं, लेकिन मैं ज्यादा, मेरे से ऐसे गड़बड़ हो जाती है। जैसे अभी तुम संचालन कर रहे हो प्रोग्राम का, तो कभी कभी ऐसे मेरे को भी दे देते हैं संचालन। तो एक बहुत बड़ा कवि था, कविता जी आपसे भी बड़ा, आप जिसकी टीम में हो उससे भी बड़ा। तो उसने मेरे को कह दिया, बोले मैं अमेरिका, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, युगांडा, नागालैंड, नहीं इंडिया में ये मेरे को मालूम है तू गलती। बोले मैं इधर उधर विदेश विदेश गया हूं, तो तू थोड़ा माइक पे सरका देना तो मेरी झांकी जम जाएगी। कह देना भाई साहब इतने बड़े कवि न्यूजीलैंड, अमेरिका, यहाँ वहाँ जाते हैं, ऐसे कह देना जो मेरी झांकी जम जाएगी। तो मैंने माइक संचालन में कह दिया, मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब ने 65,000 देशों की यात्रा करी। फिर मेरे को बाद में मालूम चला रहे इतने तो देश ही नहीं होते, थोड़ी ज्यादा सरक गई अपन से। थोड़ी नहीं, पर्याप्त ज्यादा सरक। आज पर्याप्त तो वो फिर क्यों कहते हो मेरे को? जब मेरे को नहीं आता संचालन तो मेरे को मत कराओ। मैं तो अभी कवि सम्मेलन में, अभी कलकत्ता कवि सम्मेलन में था, तो मेरी लुगाई मेरे से बोली, बोला घर आओ तो एक खाली बोरी लेके आना। मैंने कहा खाली बोरी का क्या करेगी? बोले गेहूं भरने। तो भाई साहब मैं घर गया तो मैं बोरी ले जाना भूल गया। तो लुगाई तो ताक में ही बैठी थी, बोले तुम बोरी लेके आ गए? अरे मैंने कहा बोरी लेके नहीं आया, शाम को ले आऊंगा। बोलो कोई बात नहीं, तुम बोरी नहीं लेके आए तो मैं ड्रम लेके आ गया। अरे मैंने कहा ड्रम लेके क्यों आई? बोले तुम बोरी लेके नहीं आए तो मैं ड्रम लेके आई। तो मैंने देखा, मैंने कहा भाई साहब ड्रम देखो तो सही कौन से कलर का है। तो मैं जैसे ही स्टोर रूम में गया, मैंने ड्रम देखा तो भाई साहब ड्रम नीला, ब्लू। अरे मैंने कहा तू काला, पीला, हरा, बैंगनिया और भी तो ला सकती थी, ये नीला क्यों लेके आई? अरे बोला आसमान नीला, मेरा फेवरेट कलर नीला, इसलिए नीला लेके आई। अरे मैंने कहा नीला क्यों लाई? बोला पानी नीला। अरे मैंने कहा पानी तो पनियारी होता है। अरे बोला हनी सिंह ने कहा है आज ब्लू है पानी पानी, इसलिए नीला लेके आई। तो भाई साहब फिर मैंने ड्रम का बिल चुराया। ड्रम का बिल चुरा के मैंने कहा दुकानदार से एक बार थोड़ी पूछताछ करते हैं। मैंने दुकानदार को फोन लगाया, मैंने कहा भाई साहब ड्रम मिल जाएगा क्या? बोला भाई साहब खूब मिल जाएंगे। मैंने कहा कौन से कलर का मिलेगा? बोला भाई साहब हरा मिल जाएगा, पीला मिल जाएगा, गुलाबी मिल जाएगा, बैंगनिया मिल जाएगा। मैंने कहा नीला चाहिए। बोला भाई साहब नीला नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगा? बोला भाई साहब स्टॉक में एक ही बचा था, आज एक चालबाज औरत आई थी, 500 रुपए के ड्रम के 5000 देके गई है। तो फालतू लुगाइयों से कौन मुंह लगे? कोरोना काल में तो एक दिन मेरी लुगाई मेरे लिए खाना बना के लाई। अब वो जैसे ही खाना लेके आई तो मैंने पहला ही घास खाया, और पहला ही घास खाते ही कह दिया, मैंने कहा तेने कौन सी सब्जी बनाई है, इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा। ये कौन सी चटनी बनाई है, इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा। तो मेरी लुगाई ने कोविड की मेडिकल टीम को फोन कर दिया, और फोन करके बोली कि मेरे हस्बैंड की जुबान का स्वाद गायब हो चुका है। तो हॉस्पिटल से 4 यमदूत आए, टांगा टोली करके ले गए मेरे को।
लेकिन जैसे ही मेरे को बेड पे लिटाया तो उन्होंने मेरे से पूछा तुम किस किस से मिले थे। मैंने कहा मेरी लुगाई से, मेरी सासू से, मेरे ससुर से। ऐसा बदला लिया, पूरे खानदान को अंदर करवाया। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। लड़के शाहरुख की अदाओं पर मचल रहे हैं, लड़कियां दीपिका पादुकोण बन रही है। अरे बनना था तो सावित्री बनती, जो अपने मृत पति को जीवित कराने के लिए यमराज के समक्ष अड़ी रही, और 14 साल के वनवास के बाद भी उर्मिला लक्ष्मण के लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी रही। वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में, वो सीप में, वो शंख में, वो फूल में, वो शूल में, मयंक की आभा वही, वही धरा की धूल में, निर्माण में, निर्वाण में, खुशी में और आह में, वो धमनियों की धार में, वो रक्त के प्रवाह में, ब्रह्मांड में पुलकित रहा आलोक जिसके नाम का। मैं भक्त श्री राम का, मैं भक्त श्री राम का। और ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से। सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से, दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता टटोलने लगे, मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे। हवाओं में, फिजाओं में, गवाक्ष पर, कपाट पर लिखेंगे नाम गर्व से, आकाश के ललाट पर। और 2 पंक्तियों पर सबकी तालियां चाहता हूं मैं। हवाओं में, फिजाओं में, गवाक्ष पर, कपाट पर लिखेंगे नाम गर्व से, आकाश के ललाट पर। और दशो दिशा गुंजित रहा पुरुषार्थ जिसके नाम का, अवधपुरी में बन चुका है भव्य धाम राम का। दशो दिशा गुंजित रहा। मैं 2 मिनट आपके अंतिम चाहता हूं, और एक सेना पर कविता में सुना रहा था, वो सुना देता हूं कि उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का। उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का, स्कूल जाने से पहले गुड़िया की चोटियां बनाने का। मगर घर से निकल जाता है कर्तव्य का बीड़ा साथ में लेकर, पिता को दवाई कौन देगा ये पीड़ा साथ में लेकर। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है, जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है, जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। वो ठंडी बर्फ में भी मुस्कुराता है, आसमान ओढ़कर। वो तपती रेत में भी सो जाता है, घुटनों को मोड़कर। वो सालों तक अपने आंगन के दर्शन नहीं करता, वो रूखी सूखी खा लेता है, मगर कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करता। एक दिन सैनिक की बेटी अपने पिताजी को फोन करती है और कहती है कि पापा जल्दी घर लौटाओ, पापा जल्दी घर लौटना, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूँ। पापा जल्दी घर लौटना, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूँ। रात को सोने से पहले आपकी मूंछों में ताऊ लगाना चाहती हूँ। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना, तो एक संदूक लेकर आना। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी तो एक संदूक लेकर आना। और कविता जी ने बेटियों पर कविता सुनाई थी, मैं आपको समर्पित करता हूं कि छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना, तो एक संदूक लेकर आना। और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूं, मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना। मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता, मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता। धड़ तो आता है वापस उसका, मगर सर नहीं आता। जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता, धड़ तो आता है वापस उसका, मगर सर नहीं आता। तो बच्ची अपनी दादी से पूछती है कि दादी मेरे पिताजी ने ऐसा क्या अपराध कर दिया
में कि मैं ना उनकी मूंछों में ताव लगा सकती हूँ, ना अंतिम समय में उनका चेहरा चूम सकती हूँ। ऐसा क्या अपराध किया उन्होंने? तो दादी अपनी छोटी सी पोती को उत्तर देती है। यह उत्तर मेरी कविता की अंतिम पंक्तियां है। दादी कहती है अपनी पोती से कि मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है, मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है, गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है। और दो पंक्तियां और पढ़ता हूं, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। मैं हास्यरस का कवि हूं, लेकिन मैं ऐसा इसलिए बोलता हूं क्योंकि चांद लिखता हूं तो आफताब छपता है, चांद लिखता हूं तो आफताब छपता है, झील के पानी में भी सैलाब छपता है। और मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब छपता है। दादी कहती है अपनी पोती से। और बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन हुआ। आदित्य जैन जो खुद अंत में पढ़ने लायक कवि है, उसने इस कवि सम्मेलन की शुरुआत की। शशि श्रेया जी ने दीवानी वाला बहुत बढ़िया गीत सुनाया। कविता जी तो खैर अब पैसे ही इतने मांगती है तो बढ़िया ही होगी, तो कविता जी भी, कविता उनकी और आप कोई बात नहीं, श्रेष्ठ कवियत्री है हिंदुस्तान की। सुमित ओरछा आपका अपना बेटा है। अजात शत्रु हमारे देश के बहुत विद्वान कवि हैं, वरिष्ठ कवि हैं। इनको तो मैंने ऐसे बैठ के सुना है जैसे आप मेरे को सुन रहे हो। आप में से भी कोई सुरेश अलबेला निकल सकता है। हेमंत पांडे लाफ्टर के महारथी हैं। और अभिराम पाठक भी आपके बुंदेलखंड के वो कवि हैं जिन्होंने बुंदेलखंड की पताका हिंदुस्तान भर में फहराई है। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। दादी कहती है अपनी पोती को कि मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है, गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है। मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है, गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है। मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा। मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा। क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है, क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है। और बेटी तेरे पापा तिरंगे के अलावा किसी और के आगे झुकते नहीं है। बेटी तेरे पापा तिरंगे। बहुत बहुत